नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय पाटिल और आप सभी का स्वागत है पाटिल्स पथ में। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे वाले हैं, वो है गवर्नमेंट स्कीम। हम सभी मिनिस्ट्रीज के जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है, जो कि हमारे यूपीसी सीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए उपयुक्त रह सकती है, उन सभी स्कीम को इस सीरीज में कवर करेंगे। और आज से हम स्टार्ट करने जाने वाले हैं फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की स्कीम से। तो ये जो लेक्चर है बहुत ही शॉर्ट और क्रिप्स रहेगा और एक्सपेक्टेड है कि आप इस लेक्चर को एंड तक देखिए ताकि आप अपने प्लेन्स के स्कोर को 4 या 5 मार्क्स से बूस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज की हमारी पहली स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी? ये लॉन्च की गई थी 2016 को, और ये दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम है इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम। तो प्रीमियम क्या होता है? जब भी हम कोई इंश्योरेंस स्कीम को परचेस करते हैं, कोई इंश्योरेंस को परचेस करते हैं, तो उसके बदले में हमें एक फिक्स अमाउंट उस इंश्योरेंस कंपनी को देनी पड़ती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रीमियम। तो इसके टर्म में ये थर्ड लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम है। सो व्हाट दिस मीन, लेट्स अंडरस्टैंड। दुनिया में बहुत सारी इंश्योरेंस स्कीम्स हैं। सपोज कोई यूएसए में कोई स्कीम है इंश्योरेंस स्कीम, उसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट अगर हम कैलकुलेट करें तो सपोज वो होता है 100 करोड़ रुपीज का। उसी तरह में हो सकता है कि कोई चाइना में इंश्योरेंस स्कीम हो और उसका भी अगर हम प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट करें तो हो सकता है वो 90 करोड़ का हो। और ये जो इंडिया में स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सपोज इसका इंश्योरेंस सब्सक्रिप्शन है 80 करोड़ रुपीज का। तो इन तीनों स्कीम को अगर हम क्रोनोलॉजिकली अरेंज करें तो सबसे बड़ी स्कीम कहलाई जाएगी जो यूएसए वाली स्कीम है, सेकंड स्कीम कहलाई जाएगी जो चाइना वाली स्कीम है, और थर्ड स्कीम कहलाई जाएगी जो हमारे इंडिया में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। इस तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम है। इसका कोर एम क्या है? जो भी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होते, पर्टिकुलरली नेचुरल कैलामिटीज, उससे फार्मर्स का क्रॉप लॉस अगर होता है तो फार्मर्स को इस क्रिटिकल कंडीशन में एक शील्ड की तरह फार्मर्स की रक्षा करना, ये स्कीम का कोर पर्पस है या कोर एम है। इस स्कीम को अर्लियर टू एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम्स थी, जो कि नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, उनको रिप्लेस करके लाया गया है। इन स्कीम्स में कुछ डिफेक्ट्स थे, कुछ ड्रॉबैक्स थे, उनको रिमूव करके एक एडवांस प्रोविजन वाली जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड इन दिस इज कि इस स्कीम के अंतर्गत जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, सपोज इंश्योरेंस प्रोवाइड करना ये भी एक तरह का सर्विस होता है, उसमें भी बहुत सारे अदर सर्विसेज प्रोवाइड की जाते हैं। किसी एरिया का जहाँ पे क्रॉप लॉस हुआ है वहाँ का सर्वे करना पड़ेगा, क्रॉप लॉस के अमाउंट को मेजर करना पड़ेगा। ये सभी सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है इस पर किसी भी तरह का सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। वाई दिस प्रोविजन इज देयर? सपोज कोई कंपनी 100 रुपीज का इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रही है, और इसमें अगर 15% सर्विस टैक्स होगा तो यहाँ पे 15% मीन्स 15 रुपीज, तो ये टोटल अमाउंट हो रहा है 115 रुपीज। तो किसान को जब भी सर्विस टैक्स के साथ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा तो किसान को 115 रुपए पे करनी पड़ेगी। इसके वजह से जो किसान का इंश्योरेंस कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, और हमारी सरकार नहीं चाहती कि किसानों को ज़्यादा पैसा पे करने पड़े। इसलिए इस स्कीम के अंतर्गत जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी उसमें कोई भी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, मतलब अल्टीमेटली किसान को 100 रुपीज ही पे करने पड़ेगी। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ exempting the scheme from service tax liability. Next come to the objectives of the scheme. क्या पर्पस है इस स्कीम की, क्या ऑब्जेक्टिव्स है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज किसानों का पर्टिकुलरली नोटिफाइड क्रॉप्स का, स्टेट गवर्नमेंट क्रॉप्स को नोटिफाई करेगी, और अगर उन नोटिफाइड क्रॉप्स में से किसी भी क्रॉप्स का लॉस होता है ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, पेस्ट और डिजीजेज, तो इस कंडीशन में किसानों को इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करना और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना, ये एक पर्पज है। दूसरा, किसानों की इनकम को स्टेबलाइज करना, वह है ताकि वो फार्मिंग में कंटिन्यू कर सके, फार्मिंग को कंटिन्यू कर सके। अगर किसानों की इनकम स्टेबलाइज ना हो या फिर इस प्रकार के नेचुरल कैलेमिटी से उनकी इनकम फ्लक्चुएट होती हो,
तो हो सकता है कि वो कल खेती छोड़ के, फार्मिंग छोड़ के किसी और सेक्टर की तरफ मूव हो जाए। अगर ये ऐसा होता है तो इंडिया में इन फ्यूचर फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम इमर्ज हो सकती है, और हमें उस फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम को अवॉइड करना होगा। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि किसानों की इनकम को स्टेबलाइज करें। इसलिए ये स्कीम चाहती है कि किसानों को एक फिक्स अमाउंट ऑफ इनकम मिलता रहे। थर्ड, स्कीम इंकरेज करती है फार्मर्स को कि वो इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें। कब कोई इनोवेटिव और मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेगा? जब उनके पास सरप्लस अमाउंट होगा। और वो कब आएगा? जब उनका इनकम स्टेबलाइज होगा। द फोर्थ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज कि किसानों को एग्रीकल्चरल क्रेडिट का फ्लो स्मूथली जाता रहे। नेक्स्ट, कम टू द फीचर्स ऑफ द स्कीम। फर्स्ट, कवरेज ऑफ फार्मर्स। कौन से फार्मर्स इसमें कवर किए जाते हैं? लोनी फार्मर्स। लोनी फार्मर्स मतलब ऐसे फार्मर्स जिन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक से लोन लिया हो, वो ऑटोमेटिकली स्कीम का पार्ट हो जाते हैं। सेकंड, नॉन लोनी फार्मर्स। ऐसे फार्मर्स जिन्होंने किसी भी तरह का लोन नहीं लिया है, फिर भी वो अगर उनके विलिंगली अगर चाहते हैं ऑन द वॉलंटरी बेसिस वो इस स्कीम का पार्ट बन सकते हैं। तीसरा, टेनेंट फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट दिस मीन बाय टेनेंट फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स। लेट्स अंडरस्टैंड। सपोज दो पर्सन है, एक अजय और एक है विजय। अजय के पास 5 एकड़ का लैंड है, पर अजय इसमें खुद खेती नहीं करता, पर विजय इसी लैंड में खेती करना चाहता है। तो विजय अजय को बोलेगा कि आई विल पे यू अ फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट एंड गिव दिस लैंड, दिस पार्सल ऑफ लैंड मी टू कल्टिवेट। तो विजय इस खेती में फार्मिंग कर रहा है, पर ये खुद विजय की लैंड नहीं है। तो यहाँ पे विजय हुआ टेनेंट फार्मर और अजय हुआ लैंड ओनर। सो टेनेंट फार्मर क्या है? होप आपको समझ में आ गया। सेम शेयर क्रॉपर, यहाँ पे भी अजय और विजय का एग्जांपल लेते हैं। अजय के पास 5 एकड़ ऑफ लैंड है, पर वो खुद इसमें कल्टीवेट नहीं करता है। तो विजय उसके पास जाएगा और विजय बोलेगा कि ये पार्सल ऑफ लैंड मुझे कल्टीवेट करने के लिए दे, पर विजय उसको इसके बदले में किसी भी प्रकार की अमाउंट या फिर कैश नहीं देगा, बल्कि इसमें से जो भी खाद या फिर जो भी प्रोडक्शन विजय लेगा उसमें का एक हिस्सा अजय को दिया जाएगा। सपोज इस खेती में से विजय ने 100 क्विंटल ऑफ गेहूं का उत्पाद किया। अब इस 100 क्विंटल ऑफ गेहूं में से वो 40 क्विंटल अजय को देगा। सो इस क्या हुआ, यहाँ इसने विजय ने 40% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन लैंड ओनर को दिया। तो यहाँ पे विजय हुआ शेयर क्रॉपर। सॉरी, और विजय शेयर क्रॉपर और अजय यहाँ पे लैंड ओनर है। सो यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ व्हाट इज टेनेंट फार्मर एंड व्हाट इज शेयर क्रॉपर। कवरेज ऑफ क्रॉप्स, कौन कौन से क्रॉप कवरेज किए जाएगी? तो हर एक रबी सीजन और खरीफ सीजन में से जो मेजर क्रॉप्स है जो कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा। कोई हो सकता है कि कोई क्रॉप किसी स्टेट में कवर किया हो गया हो और किसी अदर स्टेट में वो सेम क्रॉप कवर किया गया नहीं हो। तो इट डिपेंड्स ऑन स्टेट गवर्नमेंट कि कौन से क्रॉप को नोटिफाई करना है और कौन से क्रॉप को नहीं नोटिफाई करना। प्रीमियम रेट्स सीजनली वेरी करते हैं। खरीफ सीजन के लिए यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% किसानों को पे करना पड़ेगा। उसी तरह से रबी सीजन के लिए 1.5% और एनुअल कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए 5% का प्रीमियम किसानों को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे व्हाट दिस मीन बाय एनुअल कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स? एनुअल क्रॉप्स मतलब ऐसे क्रॉप्स जिनका जो जेस्टेशन पीरियड है, मतलब सोविंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का जो पीरियड है वो 1 साल का हो, उसे हम कहते हैं एनुअल क्रॉप्स, लाइक शुगर केन। उसी तरह से कमर्शियल क्रॉप्स मतलब ऐसे क्रॉप्स जो किसान पर्टिकुलरली मार्केट में बेचने के लिए प्रोड्यूस करते हैं, ना कि घर में फ्रूट की तरह खाने के लिए। तो इसमें क्या आएगी? इसमें आएगा कॉटन, कॉटन और शुगर केन हम बोल सकते हैं, ये है कमर्शियल क्रॉप्स। उसी तरह से हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में आएंगे फ्रूट्स, फ्रूट्स में लाइक एप्पल, मैंगो। फिर आएंगे फ्लावर्स, सभी तरह के फ्लावर्स हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में आते हैं। फिर वेजिटेबल्स,
like tomato, potato. This also comes under horticultural crops. Then plantation crops जैसे कि टी, कॉफी, ये सब आते हैं हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में. नेक्स्ट, this is important to be understood. Difference between the premium rate and the rate of insurance charges payable by the farmers shall be treated as rate of normal premium subsidy, which shall be shared equally by the center and the states. Suppose किसी इंश्योरेंस कंपनी ने 1 लाख का इंश्योरेंस अलॉट किया और इस इंश्योरेंस में 12% का प्रीमियम रेट चार्ज किया. अब 1 लाख का 12% हुआ है 12,000. पर अगर वो खरीद क्रॉप है तो उसके तहत किसान को बस 2% प्रीमियम पे करना है. तो इसका 2% कितना हुआ 2,000. अब बचा हुआ 10,000 कौन पे करेगा? तो वो गवर्नमेंट पे करेगा. बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों हाफ हाफ डिवाइड करेंगे. 5,000 सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगा और उसी तरह से 5,000 स्टेट गवर्नमेंट भी पे करेगा. और ये जो अमाउंट गवर्नमेंट पे कर रहा है उसको ही कहा जाता है रेट ऑफ नॉर्मल प्रीमियम सब्सिडी. होप यू अंडरस्टूड दिस. और ये जो रेट ऑफ नॉर्मल प्रीमियम सब्सिडी है इसमें कोई भी अपर लिमिट नहीं है. मतलब अगर ये 90% तक भी गवर्नमेंट को पे करना पड़े तो गवर्नमेंट पे करेगा. यूजुअली क्या होता है कि प्रीमियम्स इंश्योरेंस कंपनीज जो प्रीमियम चार्ज करती है वो रिस्क को देख के चार्ज करती है. हो सकता है कि कोई एरिया बहुत ही ड्रॉट प्रोन हो या बहुत ही फ्लड प्रोन हो यहाँ पे, और वहाँ पे हो सकता है रिकरेंटली साइक्लोन्स आते हो. तो ऐसे एरिया में यूजुअली इंश्योरेंस कंपनियां ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करती है. सपोज उस एरिया में 25% का प्रीमियम चार्ज किया तो फिर भी यहाँ पे भी किसानों को बस 2% ही पे करना पड़ेगा. बाकी का 23% गवर्नमेंट विल पे. तो ये जो अमाउंट है इस तरह की अगर 90% तक भी चली जाए तो भी गवर्नमेंट पे करेगा और किसानों पे बस 2% का ही पे करने का बोझा रहेगा. सो दिस इज व्हाट इट मीन्स बाय नो अपर लिमिट. देन एरिया बेस्ड इंश्योरेंस यूनिट. इस स्कीम के अंतर्गत किसी भी किसान को पर्सनल लॉस के बेसिस पे इंश्योरेंस नहीं मिलता, बल्कि एरिया बेस्ड इंश्योरेंस यूनिट को काउंट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा एक विलेज है और इस विलेज में 200 किसान हैं. तो इस पूरे विलेज में जो 200 किसान हैं उस पूरे विलेज को एज ए इंश्योरेंस यूनिट कहा जाएगा. और इसके तहत एक सर्वे किया जाएगा और उस सर्वे के बेसिस पे जो एवरेज लॉस हो रहा है सभी किसानों को, उस एवरेज लॉस के बेसिस पे सभी किसानों को अपना अपना कंपेंसेशन पे किया जाएगा, सेम रेट और सेम अमाउंट. इसमें क्या हो सकता है कि ये कोई किसान है उसको 40% का लॉस हुआ है, ये कोई किसान है इसको 80% का लॉस हुआ है, ये कोई किसान है उसको 20% का लॉस हुआ है, या फिर ये कोई किसान है इसको 0% का लॉस हुआ है. पर इस टोटल एरिया का अगर एवरेज लॉस निकाला जाए तो वो है 40%. तो इन सभी किसानों को बस 40% का ही प्रीमियम मिलेगा. इसको ज़्यादा लॉस हुआ है फिर भी इसको 40%, इसको कम लॉस हुआ है फिर भी इसको 40%, और इसको कोई लॉस भी नहीं हुआ फिर भी इसको 40% का कंपेंसेशन मिलेगा. तो व्हाई दिस प्रोविजन इज देयर? इसके दो पर्पज है. एक है मॉरल हजार्ड को अवॉइड करना है और दूसरा एडवर्स सिलेक्शन को अवॉइड करना है. व्हाट दिस मीन बाय मॉरल हजार्ड? जब भी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है तो फार्मर्स बिकम केयरलेस. अगर किसानों के पर्सनल लॉस के बेसिस पे उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए तो किसान क्रॉप तो बो करेगी, क्रॉप तो सो करेगी, पर उसकी केयर नहीं करेगी, क्योंकि उनको पता है अगर लॉस भी हो जाता है तो वो हमें कंपेंसेट करके मिल जाएगा. तो इस चीज को, इस टेंडेंसी को किसानों की अवॉइड करने के लिए ये एरिया बेस्ड अप्रोच एडॉप्ट किया है, जिसमें पर्सनल लॉस का मैटर नहीं करता बल्कि पूरे एरिया को कितना लॉस हुआ है दैट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन टू बी पेड. देन एडवर्स सिलेक्शन. हो सकता है कि इस एरिया में ये जो पोर्शन है इसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉट प्रोन है, तो यहाँ पे प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, ज़्यादा कंपेंसेशन देना पड़ेगा. पर ये एरिया है जो इतना ड्रॉट प्रोन नहीं है, यहाँ पे क्रॉप लॉस की जो शक्यता है वो बहुत ही कम है. तो ये दोनों मिला के पूरा का पूरा अगर यूनिट ही इंश्योरेंस कंपनी को दिया जाए तो एक एवरेज आउट हो जाएगा. नहीं तो हो सकता है कि अगर पर्सनल बेसिस पे एरिया बेस्ड अप्रोच ना एडॉप्ट किया जाए
तो ये जो किसान है, ये किसान इंश्योरेंस खरीदे ही ना, क्योंकि उनको सेफ फील होता है, उनको पता है कि हमारा इतना लॉस नहीं हुआ, पर यही किसान इंश्योरेंस से परचेस करे। तो इन अल्टीमेट टर्म्स यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को लॉस ना हो, दिस इज द पर्पज। देन कवरेज ऑफ रिस्क, कौन कौन से रिस्क इसमें कवर किए गए हैं? तो किसी भी नेचुरल फायर या लाइटिंग की वजह से, स्टॉर्म की वजह से, सेल स्टॉर्म, साइक्लोन, टाइफून, टेम्पेस्ट, हरिकेन, टोर्नेडो, फ्लड, इनुडेशन, लैंडस्लाइड, ड्रॉट, ड्राई स्पेल्स, एयरफेस और डिजीजेस की वजह से, ये सभी नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क की वजह से अगर किसी भी किसान को क्रॉप लॉस होता है तो उसका कंपेंसेशन उसको मिलेगा। द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म is prevented sowing. Understand, in cases where majority of the insured farmers of a notified area having intent to sow but are prevented from sowing the insured crop due to adverse weather conditions. इस लाइन को अंडरस्टैंड करें। सपोज किसी एरिया में 200 फार्मर खेती करते हैं, इसमें से 150 फार्मर में कोई पर्टिकुलर क्रॉप सीड करने की, कोई पर्टिकुलर क्रॉप को सॉ करने का डिसाइड किया और अपना खेत भी तैयार किया, पर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया, या फिर बारिश ही नहीं आई, ड्रॉट कंडीशन क्रिएट हुई, या फिर अचानक से साइक्लोन्स वगैरह आ गए। उस वजह से, इस नेचुरल वेदर कंडीशन की वजह से ये जो किसान है 150 किसान, ये जो उत्पाद लेना चाहते थे वो ले नहीं सके, तो अल्टीमेटली इनको तो लॉस हुआ है। तो क्या इसका भी इंश्योरेंस मिलेगा? तो यस, इसका भी इन सबको इंश्योरेंस मिलेगा, प्रोवाइडेड कि ये मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स का लॉस हुआ हो। सो अल्टीमेट अगर इसका मीनिंग लिया जाए तो आपको क्रॉप को सॉ करने से पहले ही आपको इंश्योरेंस दिया जाता है अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी कवर किए जाए। सपोज आपका जो ग्रेन है वो हार्वेस्ट करके खेत में रख दिया, उसके बाद साइक्लोन या अनसीजनल रेन की वजह से आपके हार्वेस्टेड क्रॉप का लॉस हुआ है, तो उसका भी आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। कुछ लोकलाइज कैलामिटीज होती है, जैसे कि हेलस्टॉर्म आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, या फिर किसी लोकलाइज एरिया में फ्लड आ गया और उसके वजह से आपका क्रॉप लॉस हुआ है, तो उसका भी इंश्योरेंस स्कीम में कवर किया गया है। और द लास्ट, ये स्कीम इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज की यूज के लिए इंकरेज करती है। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट जो ट्रेडिशनली यूज किया जाता है क्रॉप के लॉस को एस्टिमेट करने के लिए, उसके जगह ये स्कीम ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए इंकरेज करती है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि व्हाट इट मीन्स बाय क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स। अगर किसी एरिया में कितना क्रॉप लॉस हुआ है ये एस्टिमेट करना हो, सपोज इस एरिया में क्रॉप लॉस हुआ है ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या करेंगे, इस एरिया में से एक थोड़ा सा लैंड पार्सल सिलेक्ट करेंगे, इसमें जो फूड ग्रेन हो या फिर जो भी क्रॉप हो उसको हार्वेस्ट करेंगे, और उस हार्वेस्ट करने के बाद उससे कितना प्रोडक्शन आ रहा है वो देखेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस पार्सल ऑफ लैंड डिसाइड करेंगे अगर इस एरिया में इतना प्रोडक्शन आ सकता है तो पूरे एरिया में कितना प्रोडक्शन आएगा। सपोज इन्होंने डिसाइड किया कि इस पूरे एरिया में से 100 क्विंटल ग्रेन हम प्रोड्यूस कर सकते थे इन नॉर्मल टाइम्स। अब इस पूरे एरिया में जब रियल में हार्वेस्टिंग होगी, तो रियल में हार्वेस्टिंग होने के बाद पता चला कि यहाँ पे बस 60 क्विंटल ही उत्पाद हुआ है, तो मतलब टोटल लॉस कितना हुआ है, 40 क्विंटल का लॉस हुआ है। तो ये 40 क्विंटल का लॉस इनको कंपेंसेशन के तौर पे दिया जाएगा। पर ये एक्सरसाइज जो है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट, ये बहुत ही कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग और लेबर इंटेंसिव है। तो इस सब चीज को अवॉइड करने के लिए स्कीम इंकरेज करती है कि हम ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज करें। उसी तरह से क्लेम सेटलमेंट के लिए, फोटो अपलोड करने के लिए, या फिर और किसी तरह के फॉर्म्स फिलअप करने के लिए ये स्कीम के अंतर्गत मोबाइल फोन्स को यूज करने के लिए इंकरेज किया जाता है। सो दिस वाज द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. With this scheme, I will end the lecture here, and in the next lecture, I will come with another important scheme. So, thank you so much. Have a good day.